ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व में पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश ने ये उपलब्धि 18 दिन में हासिल कर ली है। कोविड-19 वैक्सीन लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष 5 देशों में शामिल था। कोविड-19 से संघर्ष में भी देश को सभी मोर्चों पर सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपसे यही कहेंगे कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना नहीं छोड़ना है। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज का इन्फेक्शियस डिजीज में स्पेशलाइजेशन है और अब जब से भारत में कोविड शुरू हुआ है इसके साथ आप जुड़े हुए हैं पिछले 11-12 महीनों से, और डॉक्टर नीरज का विशेष अनुभव रहा है। डॉक्टर नीरज नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले बात करते हैं अभी जो आम बजट पेश किया गया है। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ सेक्टर के लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे अब 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। यहां पर एक मुख्य बात यह है कि अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं और ये भी मंत्रालय ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए और फंड भी दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हेल्थ को वन ऑफ द की पिलर्स इस बजट में माना गया है। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि अगर हम तैयार नहीं रहे तो इवन बेस्ट ऑफ कंट्रीज जो वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब चरमरा गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हेल्थ की प्रायोरिटी जो है हम ऊपर लाएं, इसको प्रायोरिटाइज करें, और इस बजट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। और काफी अच्छी बात है कि जो ये प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग की हम बात कर रहे हैं इस बजट में, प्लस जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे और फर्दर पीछे में ऐसे एपिडेमिक ना आए उसको किस वे में शुरू में प्रिवेंट किया जा सके, उन सब पे हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। भले एनसीडीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे हैं, ग्रास रूट तक अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे एक पॉजिटिव हम कहूँगा माइंडसेट है इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और जहां तक ये वैक्सीनेशन के 35,000 करोड़ के अराउंड आईटी का अमाउंट साइड रखा गया है और उसमें और भी दिया जा सकता है, शायद कुछ ऐसा प्रोविजन है जी। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि इस पैंडेमिक को एंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सोसाइटी में एक इम्यूनोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो, और ये इम्यूनोलॉजिकल बैरियर सेफली वैक्सीनेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सभी को आसानी से इन लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाए। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है एंड बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट ये मार्क किया है, जो कि आगे और ज्यादा भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट कहूंगा हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बजट में। जी, अगर हम स्वास्थ्य बजट की बात करें तो इसमें आम आदमी के लिए, यूं कहें कि जिस तरह से आम आदमी के लिए सभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है? तो जैसे इसमें जो है इसमें बात की गई है नए इंस्टीट्यूशंस खोलने की, नए हॉस्पिटल्स खोलने की, जो टेस्टिंग फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करने की, नीचे मैंने सोसाइटी के एंड तक, लास्ट माइल जो आप कहते हैं सोसाइटी में, वहां तक। उसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड बात की गई है। ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि जिसके कारण एक मैं कह सकता हूं कि एक प्रिवेंटेबल डेथ के कॉजेज हैं हर साल, जो कि हम बचा सकते हैं।
तो इन सब पे जो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जो भी ध्यान देने की जो कोशिश की गई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली जान बचाने के लिए, क्योंकि जो मॉर्बिडिटी इन सब चीजों के चलते हो सकती है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव वे में है एंड आई होप कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा। जी। और डॉक्टर नीरज, इस बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा और ये योजना क्या है? तो जैसे कि इसमें इस योजना के थ्रू जो हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने पूछा कि इस बजट में आम आदमी को कैसे फायदा हो, तो ये इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू ऐसे लोग जो इस हेल्थ केयर फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको किस वे में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या बाकी एस्पेक्ट में, किस वे में प्रायोरिटाइज किया जा सके, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली जो उतने वेल ऑफ नहीं है, उन तक ये कैसे सर्विसेज पहुंचाई जाए, उस तहत ये इस प्रोग्राम के थ्रू उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर क्योंकि जो भी हम देखें इस तरह के जो भी इन्फेक्शियस कॉज ऑफ मोर्टेलिटी की बात करें, पॉल्यूशन रिलेटेड मोर्टेलिटी की बात करें, तो नॉर्मली जो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के जो लोग होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन लोगों तक इस तरह की सुविधा पहुंचाने की तहत कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम के तहत। जी। और डॉक्टर नीरज, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है और अब तक 41,38,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो ये कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं, क्योंकि इतने कम समय में दुनिया के सामने भारत ने एक मिसाल पेश की है? बिल्कुल, जो ये पैंडेमिक के कंट्रोल के बारे में भी हमारे देश ने एक एग्जाम्पल सेट किया। जब पैंडेमिक के स्टार्ट में लोगों ने 30-40 लाख मोर्टेलिटी की बात की थी, प्रेडिक्ट किया था कि देश में इस तरह का होगा, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगी, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी से एक तरह से कहूंगा कि उस मनोबल को आगे बढ़ाते हुए जो ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन एक तरह से प्रोग्राम शुरू किया गया कोविड-19 में, अभी तक आप देखेंगे कि इस फास्ट रेट पे बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी सीरियस प्रॉब्लम के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और हर दिन के साथ स्केल अप किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग और हर चीज का ध्यान रखते हुए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोल आउट किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सक्सेस बहुत जरूरी है इस पैंडेमिक को रोकने के लिए। और ग्लिच फ्री अभी तक रहा है और आगे भी रहेगा, स्केल अप होगा। बाकी जो लोग हैं जिनके नंबर्स अब आने शुरू होंगे, जो सेकंड कैटेगरी में जो लोग रखे गए थे, तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम अभी तक रहा है और आगे भी रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर नीरज, इस समय जो हम ये देखें कि फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, आप खुद एक स्वास्थ्य कर्मी हैं, आपने कोरोना वॉरियर भी रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि लोगों के इलाज के दौरान आप खुद जो है कोरोना से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन आपने कमबैक करके इसके बाद भी अपने मरीजों का ध्यान रखना, तो सच्चे रूप में आप एक कोरोना वॉरियर हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोविड का टीका लगवाया और आपका अनुभव कैसा रहा अगर लगवाया है तो? हाँ, बिल्कुल, कोविड का टीका मैंने लगवाया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इन्फेक्टेड भी हैं तो भी कोविड का टीका लगवाना चाहिए। और मैंने फर्स्ट डोज ले लिया है और कुछ दिन बाद सेकेंड डोज का नंबर आएगा। अभी तक जो भी इससे रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत इस वैक्सीन के बाद नहीं आई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। इस वैक्सीन के चलते मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और डॉक्टर नीरज, आपने कौन सी वैक्सीन लगाई? तो हमारे इंस्टीट्यूट, जैसे हर इंस्टीट्यूट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सीन है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोवैक्सीन यूज हो रहा है और मैंने कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारे देश में निर्मित कोई चीज आपके पास आती है या जब हम स्वदेशी वैक्सीन की बात करते हैं तो कितना गर्व अनुभव करते हैं आप? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि एज अ कंट्री इंडिया हमेशा से लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार ये रिसर्च हमारे देश के अंदर ही होकर रिकॉर्ड टाइम में लोगों के बीच पहुंचा है, तो डेफिनेटली एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इस पैंडेमिक में हमने एक एग्जाम्पल सेट किया जो बाकी लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग हमसे वैक्सीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे मेडिकल साइंस और जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है।
बिल्कुल, और हमारा देश जिस तरह से वैक्सीन के क्षेत्र में ग्लोबल हब के रूप में डेवलप हुआ है, और हमने अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थी और विश्व के दूसरे देशों को भी एज अ गुड नेबर, एज अ गुड गेस्चर हमने उनको वैक्सीन दी है। तो कहीं न कहीं जो भारत पूरे विश्व के सामने जो हमारा देश है उसका गौरव और बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल। हमारा आज से ही नहीं, सदियों से हम हमेशा हमारे लिए जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, अतिथि हैं, उनके लिए हमेशा से हम वेलकम हमने किया है। और जो भी एक अच्छे नेबर का काम होता है कि मुसीबत में दूसरे का साथ देना, तो डेफिनेटली हमारा देश इस एग्जाम्पल को आगे फॉलो करते हुए बाकी जो भी अपने मित्र देश हैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये ध्यान रखते हुए कि हमारे देश में भी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर भी उसके बावजूद वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने देशों का वो मदद कर सके वो करे, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, और डॉक्टर नीरज, इस समय बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरज से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और हमारे स्टूडियो की दूसरी लाइन है दिल्ली का कोड 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AI News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और इस बीच हमारे पहले कॉलर आज के प्रोग्राम के रमेश कुमार जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बताइए रमेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर, ये था जैसे दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग हैं या रोग से ग्रस्त हैं, क्या उन लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगी? और दूसरा, क्या दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? जी डॉक्टर नीरज, ये सवाल कि जो बुजुर्गों को लेकर है, एक मन में शंका है कि जल्दी से जल्दी उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचे ताकि उन्हें भी हम कोविड से सेफ रख सकें। तो कब तक बुजुर्गों को टीका पहुंचेगा? बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन था जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है मैक्सिमम लोगों को, और अब जो है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन पे रोल आउट किया जा रहा है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 हफ्ते बाद एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद इन नेक्स्ट 1 मंथ एक्सपेक्टेड है कि ऐसे वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी वैक्सीन जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और जहां तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है, अगेन ये बहुत ही एक मैं कहूंगा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इस पे एक मत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं कि जी, तो डॉक्टर नीरज, सबसे पहले तो आप हमारे जो आम लिसनर्स हैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? देखिए, कोई भी बीमारी एक सोसाइटी में तभी फैलती है कि लोग उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अगर माउंट नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन। तो जैसे ये कोविड-19 जो बीमारी थी, इसका जो वायरस था वो बिल्कुल नया था, किसी के अंदर इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी, तो इसलिए ये सभी को इम्पेक्ट कर सकता था। ठीक है, उसमें से 80-85% लोग या फिर एसिम्प्टोमेटिक रहते थे या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, बॉडी का इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर लेता था। लेकिन 20% से 15 से 20% लोगों में ये डिजीज की तरह मैनिफेस्ट होता था। कुछ लोग ज्यादा सिक हो गए, कुछ लोग जान गंवा बैठे। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम होता है कि किसी भी इन्फेक्शन को बीमारी में कन्वर्ट होने से रोकना। तो जैसे जैसे एक सोसाइटी में किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी आनी शुरू होती है तो इस बीमारी का ट्रांसमिशन रुक जाता है, क्योंकि एक से दूसरे तक की बीमारी की तरफ नहीं फैल पाता है। अगर फैलता भी है तो बीमार कोई नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है, जो कि नॉर्मली किसी भी इन्फेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड है समवेयर अराउंड 70% के आसपास, हम मानते हैं कि अगर एंटीबॉडी लोगों में है तो वो फिर पैंडेमिक या एपिडेमिक की तरह नहीं फैलेगा। तो वैसा ही कुछ हम इस कोविड-19 में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई नेचुरल इन्फेक्शन करा दो, सभी में हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, लेकिन वो रिस्की प्रोपोजिशन है, क्योंकि जब भी नेचुरल इन्फेक्शन की बात करते हैं आपकी लॉटरी है। हो सकता है आप बिल्कुल बिना किसी परेशानी के 80-85% लोगों में आ जाए जिसमें पता भी नहीं चला बीमारी क्या हुआ, और कुछ अनफॉर्चुनेट 1 से 1.5% जो लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो ये एक लॉटरी की तरह हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये वैक्सीनेशन की हम जब बात करते हैं तो ये एक तरह से जो हर्ड इम्यूनिटी रीच करने में हमें हेल्प करता है विदाउट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीरियस डिजीज, और जो मोर्टेलिटी के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू।
इसलिए जो हर्ड इम्यूनिटी की हम अभी बात कर रहे हैं, जो सीरो सर्वे अभी आया जो 56% के अराउंड इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी लेवल दिखा रहे हैं लोगों में, ये जो है ठीक है, डेफिनेटली 56% लोगों के पास इम्यूनिटी दिखा रहे हैं, लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी के पास नहीं है जी। और जो ये जो एंटीबॉडी लेवल होता है कितने दिन रहेगा, कितना प्रोटेक्टिव लेवल रहेगा कितने दिनों तक, अभी भी अराउंड 44% वल्नरेबल पॉपुलेशन उस वे में होंगे हमारे पास। तो इसलिए ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है, हम दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। एंड इसलिए हम अभी भी कहेंगे कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें और जब वैक्सीनेशन का टर्न आए तो डेफिनेटली अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जी। और इस बीच राजस्थान में जयपुर से रामू यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामू यादव जी नमस्कार। जी रामू जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? जय सिया राम सिद्धार्थ सिंह जी और डॉक्टर साहब आपको भी जय सिया राम जी। बताइए। मैं नेत्रहीन हूँ साहब, मेरी 83 साल की उम्र है। ये टीका साहब ये पैर में लगेगा या हाथ में लगेगा? और मेरे को हरिद्वार जाना है, मेरी 83 साल की उम्र में हरिद्वार जाऊं या नहीं जाऊं, इतनी उम्र वाला। जी डॉक्टर नीरज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टीका कहाँ पर शरीर के किस भाग में लगाया जाएगा, और बुजुर्ग लोगों को अगर हम इन जनरल करके देखें तो जैसा कि हरिद्वार में महाकुंभ लग रहा है, तो किस तरीके से अगर जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी नॉर्म्स रखने चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये जो वैक्सीन है ये आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पे जो डेल्टॉइड एरिया कहते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है ये। तो ये हाथ में लगता है, नॉर्मली पैर में हम नहीं लगाते हैं। और जहां तक हरिद्वार जाने की बात है तो डेफिनेटली मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर आप इस ट्रेवल को पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और किसी कारण से आप ये पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, किसी बीमार आदमी के साथ घुलने मिलने से रोकें, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसका पालन करते हुए आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस ट्रिप को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक आप वैक्सीनेट ना हो जाए या पैंडेमिक पूरी तरह से कंट्रोल में ना आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ मोहम्मद वजीर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं वैज्ञानिक लोगों को तो बहुत सम्मान करता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो कोरोना जो रंग रूप जो बदल रहा है और रंग रूप बदलने के बाद जो वैक्सीन जो तरह तरह की बन रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सर इंसान के प्रति कुछ ज्यादा ही शरीर के लिए कुछ ज्यादा ही खिलौड़ तो नहीं हो रही है सर? धन्यवाद। जी, ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, जैसा कि हमने ब्रिटेन में देखा, अफ्रीकन कंट्रीज में देखा, तो क्या वैक्सीन उस पर उतनी प्रभावी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, अब ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली ऐसे वायरस जो कि इतने लोगों के शरीर में एक साथ रेप्लिकेट हो रहा था, तो चांसेस इसके म्यूटेट होने के हमेशा रहते हैं और इस वायरस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्मली जो ये म्यूटेशंस होते हैं यूजुअली ये माइनर टाइप के होते हैं। कोई भी जो इस तरह के वायरस होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अपने आप को इस वे में मॉड्यूलेट कर पाए कि जो होस्ट है उसको बिना परेशान किए उसके अंदर आराम से ट्रांसमिट होकर सर्वाइव कर पाए, उनकी ये कोशिश होती है। क्योंकि अगर कोई बहुत ही ज्यादा पैथोजेनिक और जो कहते हैं हाई मोर्टेलिटी वाले वायरस होते हैं, अगर अपने होस्ट को मार दे तो फिर उसका प्रोपोगेशन हो नहीं सकता है। तो ये नेचर में बहुत ही डेलिकेटली ये सारी चीजें बैलेंस होती हैं। तो जैसे हम यूके स्ट्रेन और जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन और अलग अलग स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो इन सब में हमने ये देखा है कि इनमें ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी के बारे में अभी तक किसी ने सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा है कि इसके चलते ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। जी। तो इसलिए जो ये हम खिलवाड़ अपने शरीर के साथ खुद कर रहे हैं। बार बार मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूं कि ये वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर ही प्रोपोगेट कर सकता है, ये बाहर सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम अपने शरीर को इस वायरस को रेंट पे दें एक्सपेरिमेंट करने के लिए या नहीं। तो इसलिए हम सभी का पार्टिसिपेशन इस पैंडेमिक को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये कोई डॉक्टर आपको नहीं ये कर सकता, साइंटिस्ट आपको ये नहीं करेगा, ये आपके अपने अंदर ये एक पार्ट ऑफ लाइफ लाना पड़ेगा
तब हम कहेंगे कि हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम इस वायरस को अपने शरीर में रेप्लिकेट कर एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं दे रहे जी। बट हम उम्मीद करते हैं जो भी वैक्सीन बने हैं, जो ये म्यूटेंट वायरस है, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव रहेंगे। बट अगेन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डेफिनेटली इफेक्टिव रहेगा, ये मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। आप डॉक्टर नीरज से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच अब हम रुक करेंगे कर्नाटक में बेंगलुरु का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बात पूछनी है कि जिस तरह 3 या 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी पड़ती है और ये कहा गया है कि उसी ब्रांड की आपको दोबारा भी लेनी पड़ेगी, तो भाई साहब जब तक दोबारा लेने का समय आए और वो वैक्सीन अगर खत्म हो जाए तो क्या हो? तो क्या ये पहली बार जब हम लेते हैं तो हमारा डोज नेक्स्ट टाइम का रिजर्व रखा जाता है? जी डॉक्टर नीरज, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है कि अगर पहली डोज हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड की लगी है तो क्या अगली डोज हमें उसी ब्रांड की लेनी होगी, और अगर लेनी होगी तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि अगली बार भी आपको वही वैक्सीन लगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। इसकी पूरी व्यवस्था है कि जिसको जो पहला डोज जिस वैक्सीन का मिलेगा, सेकेंड डोज उसी पर्टिकुलर ग्रुप का उसी टाइप का मिलेगा और कभी शॉर्टेज नहीं होगा, इसका पूरा प्रावधान किया गया है। और यही एक रीजन है कि जो आप देखेंगे अभी तक जो भी स्टेट्स हैं उनमें एक तरह की वैक्सीन भेजी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक सेंटर पे एक तरह की वैक्सीन मिलेगी और जिसने जिस सेंटर पे लिया प्रेफरेबली उसी सेंटर पे दूसरा डोज मिलता है। तो वैक्सीन के शॉर्टेज, सेकेंड डोज मिलने में शॉर्टेज होने की अभी कोई संभावना नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, इसकी पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, और जिस तरह से कोविन ऐप के जरिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और डॉक्टर नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद या अगली डोज आपको कब लगवानी है, क्या इसके बारे में भी कोई आपको SMS के जरिए सूचना प्राप्त होती है? बिल्कुल, जब आप पहला डोज लेते हैं तो आपको उस समय भी बता दिया जाता है कि भाई आपका जो नेक्स्ट डोज किस पर्टिकुलर डेट पे शेड्यूल्ड है, और उसका रिमाइंडर आपको वैक्सीन डेट से पहले भी जरूर आएगा एंड उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ताकि आप मिस न करें उस पर्टिकुलर डोज को। जी, तो ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, तो सेकेंड डोज के मिस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और इस बीच हम रुख करते हैं किशनगंज बिहार का, जहां से अंसार आलम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो आलम जी, नमस्कार। जी, आपको भी आदाब। जी, आदाब अर्ज है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं जानना चाहूंगा, कोरोना की वैक्सीन तो अभी आई है जी, लेकिन इससे पहले इतने लोगों को कोरोना हुआ, फिर कोरोना ठीक भी जी, और यही मेरा जानकारी है कि जब वैक्सीन नहीं आई तो उससे पहले कोरोना फिर ठीक कैसे हो गया? जी डॉक्टर नीरज, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना की कोई दवा ही नहीं थी, उसकी वैक्सीन भी नहीं थी, तो भारत में अगर हम रेट ऑफ रिकवरी देखें तो इतना ज्यादा विश्व की तुलना में कैसे है? देखिए, दो चीजें मैं इनको बताना चाहूंगा कि वैक्सीन का जो प्राइमरी रोल होता है वो इन्फेक्शन को बीमारी में कन्वर्ट करने से रोकने में होता है। कोई बीमार है तो उसके वैक्सीन लगने से बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैक्सीन का प्राइमरी रोल होता है कि इन्फेक्शन को बीमारी में कन्वर्ट करने से रोकने में। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में जो भी वायरल इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बॉडी अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू उसको कंट्रोल कर लेता है। मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और ये कोविड-19 बीमारी कुछ ऐसी बीमारी थी जो SARS-CoV-2 वायरस है, जैसे पहले भी 80 से 85% लोग खुद से ही ठीक हो जाते, जैसे बाकी सभी को सर्दी जुकाम होता ही है हर साल में 1 से 2 बार कम से कम, तो वो खुद ठीक होते हैं, नॉर्मली उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बीमारी भी कुछ उसी तरह था। कुछ पर्टिकुलर लोग जो ज्यादा बीमार हो गए उन्हें हम सपोर्टिव केयर, मेनली जो सपोर्टिव केयर है, जो सिम्पटम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उनको हमने इंटरवीन करके ठीक किया और उस वे में हम उनकी जान बचा पाए। तो ये भी है, इसके अगेंस्ट कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है
और डॉक्टर्स ने वही प्रोवाइड करके उनकी जान बचाई और उनको ठीक किया। जी, और डॉक्टर नीरज, अब चलते चलते आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज के कार्यक्रम का। जयपुर से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको डॉक्टर साहब को प्रेम नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं नहीं, बहुत से लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि जैसे गांव से रिलेटिव हैं और उनके पास में आईडी मांगी जाएगी, वो गांव से ही है जी, और फिर वो शहरों में काम करने के लिए अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए हुए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा, उनको वैक्सीनेशन कहाँ होगा, ये बताएं थोड़ा। जी डॉक्टर नीरज, बहुत से लोग जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जाते हैं तो उनका जो एक्चुअल जो रेजिडेंस प्रूफ है वो किसी और शहर का है, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में? देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई करके रखने की कोशिश की गई है कि कोई अपना आईडी कार्ड, चाहे वो जहां भी रह रहा हो, अगर जैसे आधार हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो, उस तरह के आईडी कार्ड के थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर कराकर और फिर जिस एरिया में वो है अभी उस एरिया में उसको नंबर देने की कोशिश की जाएगी। आई डोंट थिंक इससे बहुत परेशानी हो, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑल ओवर कंट्री में एक साथ लॉन्च किया गया है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि इंडिया के आप किस कोने में हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एज लॉन्ग एज कि आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि ईज और सेफ्टी के लिए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जी, और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब पैंडेमिक जब से शुरू हुआ था, लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि भाई वैक्सीन कब आएगी, और सभी जानते थे वैक्सीन आने से पैंडेमिक कंट्रोल हो जाएगा। तो लोग आज मेरे से पूछते हैं वैक्सीन आ गया, क्या पैंडेमिक कंट्रोल हो जाएगा? तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ वैक्सीन आ जाने से पैंडेमिक कंट्रोल नहीं होगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन एंड नॉट वैक्सीन दैट इज गोइंग टू एंड दिस पैंडेमिक। तो आपका जब भी नंबर आए, आगे आइए, वैक्सीन लगवाइए। दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसे सीरियस नहीं है। ढेर सारे मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन वैक्सीन को लेके फैलाए गए हैं। कोई भी डाउट आप एक्सपर्ट से पूछिए, उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। लेकिन वैक्सीनेशन से ही हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। सिर्फ वैक्सीन आ जाने से हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैंडेमिक ठीक हो जाएगा, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। जी, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन से कोरोना को डर होना चाहिए, ना कि आम इंसानों को? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि वैक्सीन से कोरोना वायरस को डर होना चाहिए, आपको नहीं। जी, और इसके बारे में अगर हम देखें तो जहां पर पूरा विश्व जो है हमारी इस वैक्सीन की प्रशंसा कर रहा है और भारत की ओर पूरा बहुत सारे देश हैं जो आशा की नजरों से देख रहे हैं कि कब जो है हमें वैक्सीन भारत सप्लाई करेगा, उन्हें उपलब्ध कराएगा। ऐसे में जब कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं तो उससे लोगों को निकालने के लिए हमारी यही कोशिश होती है आकाशवाणी पर कि आप जैसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उनसे जो सही जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्वेश्चंस आना बहुत ही बेसिक चीज है। सभी के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर एक सही प्लेटफॉर्म से मिले, एक सही सोर्स से मिले, ये बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सक्सेस ही हमारे इस पैंडेमिक को खत्म कर सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर नीरज, जैसे कि आपने अभी वैक्सीन लगवाई है, आपने इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको भी देखा है, तो कितना सरल है इसमें रजिस्ट्रेशन करना, बहुत संक्षिप्त में बता सकते हैं आप? बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था, और जो भी है ढेर सारे इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर वर्कर का आ गया, जो शायद मिनिस्ट्री में गया, फिर वो पहले से ही कोविन ऐप में फीड किया गया, और फिर सबके पास धीरे धीरे SMS आने शुरू हुए कि भाई आपका वैक्सीनेशन इस डेट पे है, आप वहां पे जाइए। वैक्सीनेशन सेंटर की हर तरह की व्यवस्था है ताकि स्मूथ फ्लो रहे लोगों का। साइड इफेक्ट के लिए मॉनिटरिंग के लिए आधे घंटे बैठाकर देखा जाता है, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, डॉक्टर का नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।